This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode. And why is it a special? Because I am going to solve a complete paper of IELTS academic reading. कल मैंने आप लोगों के साथ जनरल रीडिंग को सॉल्व किया था. आज एकेडमिक रीडिंग में आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ. मैंने जो पेपर सेलेक्ट किया है उसके अंदर मैंने आज कोशिश की है कि वो सारे सवालात आपके सामने आए जो जनरली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. क्या क्या आज हमारे सामने आने जा रहे हैं. हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और फिल इन द ब्लैंक्स. अच्छा, याद रखें, ये जो पेपर पैटर्न आपके सामने है, दुआ करें यही पेपर पैटर्न आपको अपने एग्जाम में मिले, क्योंकि ये सदाबहार है. ज्यादातर इसी तरह से पेपर आता है कि जो पहला पार्ट होता है एकेडमिक रीडिंग का, उसमें दो सवाल होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. लेकिन जब आप खुद से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहले पार्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो आई प्रे टू गॉड एंड अल्लाह ऑलमाइटी दैट यू गेट दिस टाइप ऑफ पेपर. फिर पार्ट टू में जाते हैं तो पार्ट टू के अंदर हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग मिलता है. लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाती है. दैट्स दो अच्छे सवाल आपके पास आ रहे हैं. फिर उसके बाद आपके पास एक और सवाल आपको नजर आ रहा होगा, दैट्स मैचिंग इंफॉर्मेशन. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर आपके एकेडमिक रीडिंग में, सिर्फ ये वो एक सवाल है जो जनरल वाले सुन रहे हैं मेरी बात, सिर्फ ये वो एक सवाल है जहां पर आप पानी पीने चले जाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ एकेडमिक रीडिंग के अंदर ये सवाल आता है और ये जनरल रीडिंग में नहीं आता. बाकी पूरा पेपर जनरल वालों के लिए भी और एमसीक्यूज भी आ रहे हैं. फिल इन द ब्लैंक्स समरी वाली, मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. तीनों सब तकरीबन सारे सवाल आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं. दैट्स व्हाई दिस एपिसोड इज गोना बी अ वेरी स्पेशल वन. अपने पास हर टिप और ट्रिक को नोट कीजिएगा कि सर किस सवाल को किस तरह से सॉल्व करते हैं. अच्छा, अब ये बात याद रखो. आज अब हम आ गए पहले पार्ट पर. जरूरी नहीं है कि तुम्हें पहला जो है वो पहले ही मिले. इसके लिए हमें थोड़ा सा अकल को इस्तेमाल करना पड़ता है. यहां पर लिखा हुआ ऑन लीविंग स्कूल मूर डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू. और जब हम यहाँ पर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पहली ब्लैंक जब हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर पढ़ना पड़ता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है. तो यहाँ लिखा हुआ है 1930s. तो मैं कहता हूँ 1930s को आप सर्च करेंगे 1930s कहाँ लिखा हुआ है. तो आप 25 और 1926, 1931 और 1930s, यहाँ पर एक और मुझे प्रॉपर नाउन नजर आ रहा है तो मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लिया. यानी कि ये बात कंफर्म हो गई है कि पहले आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिलेंगे, उसके बाद फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगी. तो ये काम पेपर में जरूर करना, ठीक है ना. पहले चीजों को, इस चीज को वेरीफाई करना कि पहले तुम्हें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिल रहे हैं और उसके बाद ब्लैंक्स मिल रहे हैं, फिर अपने पेपर को स्टार्ट करना. याद रखना मेरी ये ट्रिक, वरना तुम परेशान हो जाओगे. कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो ब्लैंक्स आएंगी, उसके बाद एक ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, फिर दो ब्लैंक, फिर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, यानी कि मिक्स होकर आता है. लेकिन ये सीधा सीधा पेपर है, आपको परेशानी नहीं होगी. अब आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की जो टेक्निक मैंने कल सिखाई थी वही मैं आज भी सिखा रहा हूँ. जर्नल वालों को और एकेडमिक वालों को ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन सॉल्व एक ही स्टाइल से करने होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है. दो स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए आप लोग. ऑन लीविंग स्कूल मूर डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू. मूर ने वो किया जो उसके पिताजी चाहते थे. मोर बिगेन स्टडिंग स्कल्पचर इन फर्स्ट टर्म एट द लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट. आपने इन दो बातों को पढ़ लिया और दो बातों को पढ़ने के बाद अब आपने इनके फादर को तलाश करना है. देखो, फादर इज अ वर्ड विच कैन नेवर बी चेंज्ड. तो आपने मोर को देखा और यहाँ पर और आगे चलिए, देखिए फादर का वर्ड आ गया. ठीक है. अब ये काम एकेडमिक रीडिंग के अंदर ये काम जरूर करना कि जब तुम स्टेटमेंट पढ़ो तो उसका सिमिलर वर्ड, कोई वर्ड पकड़ के ढूंढना जरूर, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है. अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे. आफ्टर लीविंग स्कूल मोर होप टू बिकम स्कल्पचर. पढ़ना तो वो ये चाहता था, लेकिन वो क्या बन गया?
क्या बना वो, बट इंस्टेड ही कंप्लाइड विद हिज फादर्स विश, लेकिन उसने वो किया जो उसके वालिद साहब चाहते थे, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। Moore did what his father wanted him to do, complied with his father's wish. It is absolutely true. अब आगे चलो, दो स्टेटमेंट्स को दोबारा से पकड़ लो, दो एक स्टेटमेंट ऐड करते रहा करो, मैंने कल भी सिखाई दी ये वाली टेक्निक। मोर बिगेन स्टार्टिंग स्कल्पचर्स इन फर्स्ट टर्म। अब मैं फॉरन कहां पे जाऊंगा, मैं फर्स्ट टर्म को देखूंगा, यानी कि फर्स्ट ईयर। अब वो कह रहे हैं कि उसने पढ़ना शुरू कर दिया था। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइंग, ऑल्दो, हालांकि वो पढ़ना ये चाहता था। क्या पढ़ना चाहता था? नो टीचर वॉज अपॉइंटेड अंटिल सेकेंड ईयर, लेकिन कोई टीचर ही नहीं था। वो तो कह रहे हैं पढ़ना शुरू कर दिया, वो कह रहे हैं भाई वहां तो कोई टीचर ही नहीं था सेकेंड ईयर तक। तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आई बात समझ? गॉट इट? मैं आज कौन सी आईडी के ऊपर आपके जवाब देख रहा हूं? मैं आपकी जिस आईडी के ऊपर जवाब देख रहा हूं, वो मैंने यहाँ पर, रमीशा ने सही जगह पर जवाब भेज दिया है, मैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब आप तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ें, साथ में चौथे स्टेटमेंट को ऐड करो। देखो ये टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि अभी हमारे पास कोई नॉट गिवन आएगा। जब नॉट गिवन आता है ना, तो नॉट गिवन का मतलब होता है दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो हमें क्या, अगर हम एक स्टेटमेंट को ऐड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम तो पढ़ते हुए चले जाएंगे, उसी को ढूंढते हुए हमारी जिंदगी निकल जाएगी। दो तीन पैराग्राफ पढ़ लेंगे, वो बात मिलेगी नहीं क्योंकि वो नॉट गिवन है। तो इसीलिए सर की इस टेक्निक को फॉलो करना। और कभी कभार तो ऐसा होता है दो नॉट गिवन एक साथ आ गए, ठीक है, तो हमेशा तीसरे स्टेटमेंट के ऊपर, जैसे देखो यहाँ पर एक ये वाला वर्ड है, इस पे नजर रखना बस कि यार ये वाला वर्ड ना है मेरी जबान पर। आ जाओ। When Moore started at the Royal College, its reputation for teaching sculpture was excellent. अब यहाँ पर कौन सा वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है? रॉयल कॉलेज। तो मैंने फॉरन रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट को पकड़ लिया, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड है, Moore became aware of ancient sculpture as a result of visiting London museums. तो लंदन का ताल्लुक ब्रिटिश म्यूजियम से है, मैंने इसको भी पकड़ लिया। अब मैं पहले पूरी बात पढ़ूंगा कि वहां क्या लिखा हुआ है। कहते हैं he passed the sculpture examination and was awarded a scholarship to Royal College in London in September 21. He moved to London and began 3 years of advanced study in sculpture. अब मुझे बताओ इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मोर स्टार्टेड एट द रॉयल कॉलेज? उसकी रेपुटेशन टीचिंग के हवाले से जबरदस्त थी। कहाँ लिखा हुआ है? टीचिंग वॉज एन एक्सेलेंट, रेपुटेशन ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। जब ऐसी कोई बात नहीं हुई है, आपने इस पर फॉरन नॉट गिवन लिखना है, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, अपने पेपर में स्पीड आपकी बहुत मैटर करती है। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो पूरा आइल्स रीडिंग का, तो आप अपने जहन में टाइमर रखते हैं कि मुझे एक पॉइंट पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। 40 पॉइंट्स होते हैं तो 40 मिनट्स का टारगेट सेट कर लो कि मुझे 40 मिनट्स में करना ही करना है। लेकिन कहीं पर आप स्कैनिंग करते हैं, कहीं पर आप ट्रेसिंग करते हैं, कहीं पर आप पहले चीजों को फाइंड करते हैं, वहां आपका टाइम लगता है। तो वो जो 20 मिनट एक्स्ट्रा में होते हैं ना, वो वहां काम आता है। आगे चलो। अब तुम किसके ऊपर नजर रखोगे? लंदन म्यूजियम। और अगला वर्ड तुम्हारे नजरों में है, वो तुम्हें अगर नजर आ जाए इसी पैराग्राफ में तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे देखेंगे। कहते हैं अलोंग साइड द इंस्ट्रक्शन ही रिसीव एट द रॉयल कॉलेज, मोर विजिटेड मेनी ऑफ लंदन म्यूजियम। लंदन का ताल्लुक ब्रिटिश से है, पर्टिकुलरली द ब्रिटिश म्यूजियम, which had a wide range of ancient sculpture. During these visits, he discovered the power and beauty of ancient Egyptian African sculpture. अब मुझे बताओ, वो कहते हैं more became more aware of ancient sculpture. वो किस तरह से अवेयर हुआ? जब वो लंदन म्यूजियम गया। ऐसा ही है, देखो, पढ़ो। इजिप्टियन, अफ्रीकन, एंशियन का वर्ड हर जगह तुम्हें नजर आ रहा है। बिकेम अवेयर ऑफ, had a wide range of, he discovered the power of and the beauty of, it is absolutely true. आ गई बात समझ? चलो आगे। अब तुम, अब तुम्हारा वर्ड कौन सा टारगेट कर रहे हो? तुम्हारा वर्ड ये रहा। देखो एकेडमिक रीडिंग के अंदर ब्लैक, आगे आगे बढ़ते वक्त इन इस तरह से चीजों को
अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है, ये मेन स्कल्पचर। अब ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बदल नहीं सकते, तो मैंने इस यहाँ पर ये वाला वर्ड भी यहीं पर टकरा दिया। ठीक है बेटा, चलिए अब दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए। कहते हैं द डैश म्यूजियम स्कल्पचर अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मोर थॉट द मेन स्कल्पचर वाज सिमिलर इन सर्टेन रिस्पेक्ट, was similar in certain respects, और यहाँ कहते हैं attracted a lot of public interest। आइए, after graduating, Moore spent first 6 months of 1952 traveling in France. When he visited Dash Museum in Paris, he was impressed by a cast of a main sculpture। कहीं पर अभी ये बात नहीं आई, और दूसरा एक वर्ड मुझे नीचे 6 का मिल गया। और देखो, ये एक टेक्निक होती है बात को समझने की, कि तुमने 5 के अंदर जो वर्ड लिखा है उसके बाद तुम 6 पर स्विच कर गए हो, मेन स्कल्पचर तुम्हारी जबान पर आ गया है, तो 6 5 का जवाब तुम्हें कंफर्म हो जाना चाहिए बाबा, इसका जवाब नॉट गिवन हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। तो इसको और ज्यादा आगे जाके ढूंढने का नहीं है, वक्त को जाया नहीं करना है। आपके पास इसका कीवर्ड आ गया है, तो आपने फॉरन इसको मेन स्कल्पचर का फॉरन आ गया। अब आप इसको पढ़िए। मोर थॉट द मेन स्कल्पचर वाज सिमिलर इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, राइट। और यहां पर मैंने अगला जो मेरा एक वर्ड है यूनिट 1, इसको मैंने अपने पास टारगेट कर लिया, और मैंने उस थोड़ी सी अपनी आंखों को खोल के रखा, तो मैंने देखा कि यहाँ पर यूनिट 1 जो है वो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। आ गया ये। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, अब वो क्या कह रहा है। मोर थॉट द मेन स्कल्पचर वाज सिमिलर, पढ़िए। मेन स्कल्पचर ऑफ द रेन स्प्रिट, इट वाज अ मेल रिक्लाइनिंग फिगर विद इट्स knees drawn up together, its head at right angle of its body. Moore became fascinated with this stone sculpture, which he thought, अब आ गया more thought, had a power। अब देखो थॉट का वर्ड पकड़ लो, थॉट had a power and originality that no stone sculpture possessed। और वो वहां क्या लिखा है, वो बहुत सिमिलर, वो कह रहे हैं नो अदर स्टोन स्कल्पचर possessed, वहां क्या लिखा हुआ है, बहुत सिमिलर। वो तो कह रहा है भाई किसी में ये क्वालिटी थी नहीं भाई, सो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आगे चलिए, अब यूनिट 1 को देखिए, यूनिट 1 क्या कह रहा है। यूनिट 1 आपसे क्या कह रहा है, यूनिट 1 कह रहा है द आर्टिस्ट बिलोंग टू यूनिट 1 वांटेड टू मेक मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर मोर पॉपुलर। यूनिट 1 का जहां मैंने यूनिट 1 पढ़ा, मैं उसके आगे शुरू कर रहा हूं। द एम ऑफ ग्रुप was to convince the English public of the merits of emerging international movement in modern art and architecture। यही मकसद था, modern art and architecture more popular, emerging international movement, it is absolutely true। आगे चलिए, अब आपके पास क्या आ रहा है, अब आपके पास ब्लैंक्स आ रही हैं। अब आप कहाँ जाएंगे उड़ते उड़ते, रॉयल कॉलेज के ऊपर। आपको मोर इज अर्ज टू ऑफर हिज वॉट, देखें, ऑफर हिज डैश एंड लीव द रॉयल कॉलेज। रॉयल कॉलेज को लीविंग की बात हो रही है, देखें। ही लेफ्ट एट अ स्टार्ट, इधर देखिए, रॉयल कॉलेज को देखिए इधर, रॉयल कॉलेज। देयर वर कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन। देखो सर की टेक्निक्स पकड़ो, नहीं टेक्निक्स देखो ना बेटा। मोर इज अर्ज टू ऑफर हिज, देयर वर कॉल्स फॉर हिज, देयर वर कॉल्स फॉर हिज आपके पास डिटर्मिनर लिखा है, और देखो आगे लेफ्ट, आगे उसके बाद लिखा हुआ है एंड द फॉलोइंग ईयर व्हेन हिज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड ही लेफ्ट, सो एंड लीव द रॉयल कॉलेज, लीव लेफ्ट, सो हिज रेजिग्नेशन, लोग उसके रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। मोर टर्न्स टू ड्राइंग। अब देखें 1940s पर चले जाइए, 1940s की हेडिंग डली हुई है, तो मैं 1940s पे जाऊंगा। देखो यहां पर ड्राइंग पकड़ लिया मैंने,
अब देखो ये होती है पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक। मैं 1940s को देखा, शुरू में लिखा हुआ है 1940s। अब वो कह रहे हैं टर्न्स टू ड्राइंग। ये ड्राइंग पे क्यों फोकस करने लगा? बिकॉज डैश फॉर स्कल्पचर आर नॉट रीडली अवेलेबल। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के जवाब तुम लोग दोगे भाई, पूरा सेंटेंस को पढ़ोगे उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी? बिकॉज ऑफ, because dash for sculpture are not readily available because, very good कौसर छा गई भैया। बाकी लोग खुद वेरी गुड नूरुल हुदा, कुछ नया करेंगी आप इस साल। बिकॉज, वेरी गुड लाइबा, बिकॉज मटेरियल्स, वहां मटेरियल्स में एस लगाओ तो लगाना तुम लोग भी, हाँ मटेरियल्स मटेरियल्स मटेरियल्स। इसी सेंटेंस में मैंने कहा था आप पूरा पढ़िए आपको जवाब मिलेगा। आगे चलिए। अच्छा वो कहता है वाइल विजिटिंग इज होम टाउन मोर डज सम ड्राइंग्स ऑफ। अच्छा देखो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है, यहां पर ऑफ लिखा हुआ है, ड्राइंग्स ऑफ, ड्राइंग्स ऑफ, ड्राइंग्स ऑफ। तुम जाओ आगे जाओ, देखकर आओ। ड्राइंग्स ऑफ, ड्राइंग्स ऑफ, देखो किसके साथ आगे देखो कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है ड्राइंग्स ऑफ, लेकिन सारे वर्ड्स को फॉलो करना। ड्राइंग्स ऑफ, he did numerous small sketches और उसके बाद वहां पर लिखा है while he was going to home town, जब वो होम टाउन जा रहा था। यस वेरी गुड। स्केचेस ऑफ, नहीं बेटा इस आगे देखो ना, स्केचेस ऑफ घर वापस जा रहा है। ही रिटर्न टू, ही रिटर्न टू मतलब वो घर जा रहे हैं ना, व्हेन ही while visiting his hometown he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners। देखो लास्ट लाइन में देखो बेटा इधर ये चीज, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा तुम लोग भी फोकस करो। स्केचेस ऑफ, स्केचेस ऑफ, ही रिटर्न टू कास्टल फोर्ट, उसका घर था। while visiting his hometown Moore did some drawings of miners। ठीक है आगे चलिए। फिर वो कहते हैं मोर इज एम्प्लॉयड। आगे चलते हैं इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। आगे देखिए अब लिखा हुआ है मोर इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्कल्पचर ऑफ आ। अच्छा अब देखो तुम मेरी टेक्निक्स को अगर फॉलो करना चाहो वो भी कर सकते हो। तुम अगले पैराग्राफ में जाओ और देखो कहां पर आ लिखा हुआ है। तुम उधर देखो, 11 पे देखो, और उसके आगे वर्ड्स, आगे पीछे दो तीन वर्ड्स पढ़ो और वहां जाओ। तुम फौरन जवाब लेकर आ जाओगे। एक्सलेंट समर, जबरदस्त, ये चीज छा गई आप। बाकी लोग फर्स्ट सेकंड लाइन पढ़े आप जवाब लेकर आ जाएंगे। टू प्रोड्यूस अ स्कल्पचर ऑफ आ, वहां देखिए ऑफर्ड मोर अ कमीशन फॉर अ स्कल्पचर डिपिक्टिंग आ फैमिली। योर आंसर इज फैमिली। 12 पे जाइए। डैश स्टार्ट टू बाय मोर्स वर्क फैमिली। यस लाइबा। अच्छा आप देखें किसने इसके काम को खरीदना शुरू कर दिया। अब देखो बाय का वर्ड पहले पकड़ो। ये जो बाय का वर्ड है वो किससे रिप्लेस करेंगे? मोर्स वर्क। तुम्हारे पास मोर्स वर्क भी होना चाहिए। ये देखो पहले तो तुम मोर्स वर्क पे चले जाओ। देखो सर की जो टेक्निक्स है वो तुम फॉलो करोगे लाजमी तौर पर। ये देखिए मोर्स वर्क, पहले मैंने इसको, वहां पे भी मोर्स वर्क लिखा हुआ है, तो पहले आप लोग यहां पहुंच गए। अब आप जाएंगे जवाब पर। बिकेम अवेलेबल टू कलेक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताओ इसका काम कौन खरीद रहा है? हम बाय को तलाश करते तो हम बर्बाद हो जाते। तो हमने मूड्स वर्क को तलाश किया। बाय वैसे परचेज से मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला तो हमने मूड्स वर्क को तलाश किया। मैंने एक नजर में पहले बाय का सिनोनिम तलाश किया कि मिल जाए मुझे, लेकिन नहीं मिला, तो मैंने फौरन फिर मूड्स वर्क को पकड़ा। अच्छा मोर इंक्रीज डैश मेक्स इट पॉसिबल फॉर हिम टू डू मोर एम्बिशियस स्कल्पचर। अच्छा अब इसने एम्बिशियस का वर्ड देखो, एम्बिशियस प्रोजेक्ट लगा हुआ है। मोर्स इंक्रीज, अब किस चीज में इंक्रीज हो गया? तो इसी सेंटेंस को पढ़ो, एम्बिशियस प्रोजेक्ट से पीछे जाओ, हमें एक वर्ड मिलता है बूस्ट। तो बूस्ट का मतलब इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया भाई इसका? फॉरन पर, वेरी गुड समर, दैट्स वेरी गुड।
ठीक है भाई, 8:20 हो रहे हैं, हमारी एक्सप्लेनेशन के साथ आपने इसको निपटा दिया। ठीक 8:20 के ऊपर यही टारगेट आपका है कि जब आप पेपर को सॉल्व करें तो 20 मिनट के अंदर पार्ट 1 कर लें। मेरी एक्सप्लेनेशन निकाल देंगे तो शायद आप ये 17 मिनट में कर लेंगे। अब आ जाइए दूसरा सवाल। लिस्ट ऑफ हेडिंग आपके पास है, और यहां पर किस्मत आपकी अच्छी है कि आपके पास दूसरा सवाल फिल इन द ब्लैंक्स है। अच्छा, अगर इस तरह का पेपर आ जाए, ये एकेडमिक रीडिंग का पेपर मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, और बिल्कुल इसी स्टाइल से अभी तक जितना पेपर चल रहा है इसी तरह से जनरल रीडिंग का पेपर भी आ रहा होता है। जनरल रीडिंग में भी इसी तरह से सवाल आता है, लिस्ट ऑफ हेडिंग और फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके साथ कभी कभार एमसीक्यूज एक सवाल और ऐड हो जाता है, लेकिन किस्मत अच्छी है कि आपके पास एक सवाल है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप इसको पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वहां सनलाइट लिखा हुआ है, तो आप अपनी चील जैसी आंखों को खोलें और सनलाइट को तलाश करें। अगर आपने सनलाइट को ढूंढ लिया तो आप काफी हद तक इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो पहला काम, अगर इस तरह से पेपर आता है जिसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग है और ब्लैंक्स है, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करने से पहले लगाएं चौका और छक्का। देखिए आपको कहीं सनलाइट नजर आ रहा है? सनलाइट, ये मिल गया सनलाइट, ये सनलाइट यहां पर हमें मिल गया। अब ये देखना है कि क्या ये सारी, देखो टेक्निक याद रखना, ये देखना है क्या ये सारी ब्लैंक्स एक ही पैराग्राफ में मिलेंगी, तो इसके आखिर में चले जाओ। तो यहां पर मुझे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी सो दैट दे ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर मुझे कंपनी का वर्ड नजर आ गया। देखो कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे तुम्हें पता चलेगा सर ये सारी बातें इसी पैराग्राफ में। तो अब तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम पहले सारी ब्लैंक्स को सॉल्व करो। 1 2 3 4 5 6 लगाओ छक्का। 6 मिनट के अंदर तुम्हें ये सारी ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ, कहता है डिवाइस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट लोकेशंस। डिवाइस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट लोकेशंस एज इट हैज। अब आगे यहां से पढ़ना शुरू करो। इट मेजर्स 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, एंड इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से आप दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। क्यों भाई? थैंक्स टू इट्स 2 व्हील्स। इसके अंदर ऐसी क्या चीज है? एज इट हैज। आपको एक वर्ड लिखने की इजाजत है, तो आप कभी भी 2 व्हील्स नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ क्या लिखेंगे? इट हैज व्हील्स। अब उड़ते व्हील्स आपने लिख दिया, उड़ते हुए जाओ। तो मैं मुझे पाइप तलाश करके दो, मुझे पाइप चाहिए। तो जैसे ही तुम्हें पाइप 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 पाइप, सर मैं आपको ढूंढती देती हूँ पाइप। पाइप सर आई कांट फाइंड, ये रहा पाइप। देखो पाइप मिल गया। अब पाइप के आगे देखो वो क्या कहता है, एंड अ डैश ऑफ वाटर फ्लोज ओवर अ सोलर पैनल। अब मुझे सोलर पैनल ला कर दे दो। क्यों सर आपके घर में बिजली नहीं आ रही? ये लीजिए, ये सोलर आ गया। अब आपको पता है जवाब इससे पहले ही है, अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ो। कहता है अ पाइप एंड फ्लोज एज अ थिन फिल्म बिटवीन अ शीट ऑफ डबल ग्लेजिंग एंड द सरफेस ऑफ अ सोलर। अब जवाब क्या लिखेंगे? एंड अ डैश ऑफ वाटर, एंड अ डैश ऑफ वाटर फ्लोज। तो जो फ्लोज हो रही है वो क्या है? अब ये आप और करीब आ गए। फ्लोज एज अ थिन फिल्म बिटवीन अ शीट ऑफ डबल ग्लेजिंग, so and a dash of water, film of water flows over a solar panel. The water enters a boiler when it turns into steam. अब मुझे चाहिए steam। क्यों सर, नाक बंद है आपकी? वो तो रहती है भाई। स्टीम आ गया भाई। अब ये स्टीम आ गया, स्टीम स्टीम स्टीम, एक ये स्टीम ये भी आ गया। अब स्टीम से आगे चले। देखिए ये स्कैनिंग स्टाइल होता है, जब आप ब्लैंक सॉल्व करते हैं जैसे सर सॉल्व कर रहे हैं ऐसे ही आपको करना है, परेशान नहीं होना है। एनी पार्टिकल्स इन द वाटर आर कॉट इन आ। कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो किस में जाकर फंस जाते हैं? तो आगे बढ़िए। इट बिकम्स डिस्टिल्ड वाटर, द डिवाइस हैज अ फिल्टर टू ट्रैप पार्टिकल्स। तो ये आप किस चीज ने पकड़ लिया? द वाटर, पार्टिकल्स इन द वाटर आर कॉट इन अ फिल्टर। सबको पता है, कॉमन सेंस है, सारे पार्टिकल्स, कचरा कहाँ फंसेगा? जाकर फिल्टर के अंदर। अच्छा, उसके बाद द प्यूरिफाइड वाटर कम्स आउट फ्रॉम वन ट्यूब एंड ऑल टाइप्स ऑफ।
all types of what? कहता है this can easily be shaken to remove them. There are two tubes, दो tubes होती हैं liquid coming out, one for the waste from sea salt from sea water fluoride यानी कि all types of and another for the distilled water. तो distilled water वो basically वो कौन सा water होता है? प्योरिफाइड वाटर कम्स आउट थ्रू वन ट्यूब, एक ट्यूब से प्योरिफाइड वाटर आ रहा है यानी कि डिस्टिल्ड वाटर आ रहा है, और दूसरी ट्यूब से सारा हर तरह का वन फॉर द वेस्ट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर फ्लोराइड एटसेट्रा, सो ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। आगे चलिए, आ स्क्रीन, अब देखिए कोई स्क्रीन नजर आ रही है आपको? तो स्क्रीन आपने फौरन पकड़ ली, सर एलसीडी। एलसीडी, इस एलसीडी पे क्या आता है? स्क्रीन डिस्प्लेज द डैश ऑफ द डिवाइस। पूरा सेंटेंस पढ़े। द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिट इज शोन ऑन एलसीडी। देखो वहां एक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पैसिव लिखा हुआ है, ये कॉमन टेक्निक इनकी नोट किया करो। यहां पर एक्टिव लिखा हुआ है, वहां पैसिव लिखा हुआ है। आ स्क्रीन डिस्प्लेज द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस, दा भी लिखा हुआ है, टेक्निक। उसके बाद आगे चलिए, ट्रांसमिटर एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द कंपनी सो दे नो व्हेन द डेसोलिनेटर रिक्वायर्स व्हेन का भाई ये रहा, व्हेन नेसेसरी, व्हेन रिक्वायर नेसेसरी, क्या चीज? प्रोवाइड्स सर्विसिंग व्हेन नेसेसरी, डेसोलिनेटर रिक्वायर्स व्हाट? सर्विसिंग। मुबारक हो, 6 मिनट के अंदर आपने लगा दिया छक्का। अब आपको पास एक नया सवाल है और इस बात को समझना है कि इसको कैसे करना होता है। देखिए, लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल सदाबहार होता है, ये आता है पेपर में, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि जब आपके पास ये सवाल आता है तो आप सारी हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं। सारी हेडिंग्स को अब आप पढ़ लीजिए। गेटिंग द फाइनेंस फॉर द प्रोडक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट from initial inspiration to new product, the range of potential customers for the device, what makes the device different from alternatives, cleaning water from a range of sources, overcoming production difficulties, profit not the primary goal, a warm welcome for the device, the number of people affected by shortage of water। अच्छा, अब देखो, जब आप ये पढ़ते हैं ना तो आपको हर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड मिलता है जो आपके जहन में क्लिक करेगा। वाटर शॉर्टेज, वेलकम, प्रॉफिट, डिफिकल्टीज, क्लीनिंग वाटर फ्रॉम रेंज ऑफ सोर्सेस। रेंज ऑफ सोर्सेस, कहां से साफ सुथरा पानी मिल रहा है? what makes the device different from alternatives, customers, range of potential customers, initial inspiration, ये दोनों वर्ड्स, benefit, फंडिंग, यहां पर जो वर्ड मैं फॉलो करूंगा फंडिंग, फाइनेंस, फंडिंग, ये वर्ड्स आपके जहन में रहने चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब आपने अभी, क्योंकि आप ताजा ताजा आपने पूरे सी को पढ़ा है, अब अगर आपने सी को पढ़ा तो देखो इसमें कोई फाइनेंस की बात नहीं हुई है, इसमें किसी बेनिफिट की बात नहीं हुई है, इसमें कस्टमर्स की बात नहीं हुई है, इसके अंदर रेंज ऑफ सोर्सेस की बात नहीं हुई है, इसमें प्रॉफिट की बात नहीं हुई है, इसमें वेलकम की बात नहीं है, इसमें वाटर शॉर्टेज की बात नहीं है। अगर तुम इस तरह से चीजों को एलिमिनेट करते हो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन ये सूरज की रोशनी से चलता है ये। अब आप अगर पहले देखो कहां से तुम्हें बात मिलना शुरू हुई थी, तुम्हें सनलाइट से तुम्हारी ब्लैंक शुरू हुई थी, तो तुम फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ो पहले। द डेसोलिनेटर कैन प्रोड्यूस 15 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पर डे, इनफ टू सस्टेन अ फैमिली फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। इट्स मेन सेलिंग पॉइंट, इसका बिकने का सबसे जो बड़ा पॉइंट है, जो लोग इसको पसंद करते हैं, इज दैट unlike standard desalination techniques, it does not require a generated power supply। बाकी आप जितनी डिवाइसेस खरीदते हो उसको पावर सप्लाई की जरूरत होती है, लेकिन it does not require a generated power supply that makes this device different from
अल्टरनेटिव्स। अच्छा, अब क्योंकि आपका ऑन कंप्यूटर होगा तो आप इस हेडिंग को उठाकर चिपका देंगे बस, वरना पहले ही होता था कि आपको लेटर लिखना पड़ता था। यहाँ पर आपको लेटर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, अब आप सिंपली जो है इसको उठा करके चिपका देंगे हेडिंग के ऊपर। ठीक है, और मैंने एक आपको वीडियो भेजी है, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, मैंने आइल्स ऑन कंप्यूटर किस तरह से दिया जाता है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो आपसे शेयर की है ना, तो आप उसको लाजमी देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि जब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को ऑन कंप्यूटर सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, अब आपके सामने पहला पैराग्राफ है। चलिए। Traveling around Thailand in 1990s, William Janison was impressed with the basic rooftop solar heating system. जो देखो, जो चीज बेसिक होती है वो स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है, और उसके बाद बेसिक रूफटॉप सोलर heating system that were on many homes where energy from the sun was absorbed by a plate and then used to heat water for domestic। 20 साल बाद वही बेसिक आइडिया लेकर वो आ गए मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लेकर। बेसिक आइडिया, अब ये जो बेसिक आइडिया था, उन्होंने उसको एक पोर्टेबल डिवाइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, दैट यूजेस पावर फ्रॉम द सन टू प्योरीफाई वाटर। इसका मतलब बताओ, ये तो देखो वर्ड जो तुम्हें मिला है बेसिक, फिर तुम्हें वर्ड मिला है डिवाइस। तो बेसिक और डिवाइस से अगर तुम, और जो आइडिया है, मैं तीनों, आइडिया इज इक्वल टू इंस्पिरेशन, बेसिक इज इक्वल टू इनिशियल, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू पोर्टेबल डिवाइस। योर आंसर गोज विद 3। अब अच्छा देखो, सारे वर्ड्स तुम्हें मिलते हैं लेकिन उसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो, desalinator operates as mobile desalination unit that can take water from different places, that can take water from different places, जो मुख्तलिफ जगहों से पानी ले सकता है। यानी कि जो मुख्तलिफ जगह से पानी ले सकता है, यानी कि सच एज रिवर, सी, बोर होल्स एंड रेन, एंड प्योरीफाई इट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि क्लीनिंग वाटर फ्रॉम अ रेंज ऑफ सोर्सेस। पहली ही लाइन में आपको जवाब मिल जाता है। ये एकेडमिक रीडिंग चल रही है। अब आपको मजीद पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, जरूरत ही नहीं है। सी आप लोग बता चुके हैं, अब आप डी पे जा रहे हैं। डी का आप फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ेंगे और जवाब देंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको फौरन एक वर्ड का मतलब समझ आ जाएगा। जैसे ही आपने वाटर स्कैर्सिटी को पढ़ा, स्कैर्सिटी का वर्ड आप समझते हैं, वाटर स्कैर्सिटी। अब ये आपने कहा सर वाटर शॉर्टेज सर। बस आप देखो, लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है कि इसमें टाइम बहुत आपका सेव हो जाता है। आपने अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के वर्ड्स को स्कैन किया हुआ है कि इसमें मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है वाटर शॉर्टेज, आपने वाटर स्कैर्सिटी पढ़ लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपको वहां पर भी शॉर्टेज लिख कर देगा, आपने फौरन अपना आंसर मार्क कर दिया सर इट्स टी। फिर उसके बाद आपने वैरायटी ऑफ यूजर्स। अच्छा, अब किसी भी चीज के जो यूजर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे ही आपने इसको देखा, आपने जवाब फौरन मार्क कर देंगे, आप खुद चले जाएंगे। यूजर्स और दूसरा वर्ड आपने फौरन पकड़ लेना है। द डिवाइस इज एम एट अ वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स। तो जो यूजर्स है वो बेसिकली आपका कस्टमर है, द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। योर आंसर गोज विथ 4, द रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। आपको और कुछ करना है इसमें ना, आपके पास फिलिंदा ब्लैंक्स है ना एमसीक्यूज है, आपने कहा चल भाई आगे। अब जैसे ही आपने एक वर्ड देखा प्राइस, देखो प्राइस का ताल्लुक, सिर्फ मुझे ये बता दो, ये प्राइस का ताल्लुक किससे होता है। अगर तुमने मैथ्स पढ़ी है तो तुम प्राइस का कनेक्शन तलाश करो, प्राइस। जैसे ही तुमने प्राइस का कनेक्शन तलाश किया, सर प्राइस का ताल्लुक प्रॉफिट से। अगर मनी लिखा होता, मनी का ताल्लुक प्रॉफिट से है। वहां लिखा हुआ है डॉलर्स में $1000, वो फौरन आपने क्लिक करके कनेक्शन मिल गया। अब आप इसको पढ़ के समझना चाहें, जैसे वो कहता है प्रॉफिट नॉट द प्राइमरी गोल, तो वो कहता है वी आर
आप वेंचर विद अ सोशल मिशन, हम तो समाज सेवा करने निकले हैं भाई, प्रॉफिट हमारा कोई मकसद नहीं। तो आपका जवाब किसके साथ चला गया? प्रॉफिट, नॉट द प्राइमरी गोल। तो आप देखो, जब लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल आप करते हैं ना, तो आपको इसी बातों को फोकस करना होता है। आप लोग पूरा रीड करके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको क्लिक कर देते हैं। अच्छा, आप देखो, तुम्हारे पास जी के अंदर कौन सा वर्ड मैच हो रहा है? तुम देखो, तुम्हारे पास 3400000 3,40,000 इन फंडिंग सो फार। जैसे तुमने फंडिंग की बात पढ़ी, तुम्हें सर का फौरन क्लू याद आया, सब फंडिंग इज इक्वल टू फाइनेंस, फंडिंग का ताल्लुक फाइनेंस है, एंड योर आंसर गोज विद इट। और आपने, अब क्या रह गया? खत्म हो गया बेटा, टाटा बाय बाय। आपने 16 मिनट के अंदर अपने इस पैसेज को निपटा दिया। और कोशिश करना कि जब देखो, हमेशा याद रखना, जब पार्ट 3 पे जाओ ना, तो पार्ट 3 पे जब जाओ तो तुम्हारे पास पेपर में 20 मिनट से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जो पार्ट 3 है ना, वो थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेता है। आ रही है बात समझ? गॉट इट? चले आगे। अच्छा, अब देखो, अब तुम्हारे पास पहला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। अच्छा, ये सवाल नहीं आता, ये मैंने इत्तेफाक से, मैंने मेरी अभी नजरों में नहीं आया। ये शाजो नादिर आता है। शाजो नादिर का मतलब है वंस इन अ ब्लू मून। तो मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा इस सवाल को पढ़ाने के लिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, आप उसको, वो मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ये मैंने आइल्स 11 से लेकर 19 तक ये सवाल 4 मरतबा देखा है। ठीक है, 4 मरतबा देखा है, इससे ज्यादा नहीं। ये क्या है, इसमें वो कह रहे हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। यहां पर आपको उन्होंने लिख कर दे दिया है 27 इन फेरी टेल्स डिटेल्स ऑफ द प्लॉट। अच्छा, ये इसके जवाब मिलते सीक्वेंस में ही है, पहले 27 मिलेगा, फिर 28 मिलेगा, फिर 29 मिलेगा, फिर 30, फिर 31। तो जो रिकॉर्डिंग आज मैं शेयर करूंगा उसमें देख लेना, 2-3 सवाल और होंगे, उसको फॉलो कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर वो जरा डिस्कस कर लें, ये मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। अच्छा, ये सवाल मैंने जनरल रीडिंग में सेंटेंस कंप्लीशन का कभी नहीं देखा। 9 बुक्स से मैं पढ़ाता हूँ, 11 to 19, एक दफा देखा है, सिर्फ केवल एक दफा। तो बिल्कुल इग्नोर कर दो इस सवाल को। अकेडमिक वालों में 4 मरतबा देखा है, 5 मरतबा देखा है। तो उसके लिए मैंने एक रिकॉर्डिंग है जो मैं आज शेयर करूंगा, सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से, देखना चाहो तो देख लेना। अच्छा, इसकी भी मैं एक रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, लेकिन आज मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि इसको समझने की जरूरत होती है। अच्छा, अब देखो इस सवाल में करना क्या है। इस सवाल के अंदर आपको ये, इसको सीधा सवाल मत समझिएगा। पहले तो आप ये देखें 58 स्टोरीज। अब ये जो 58 स्टोरीज है ना बेटा, पहले तो आप इसको तलाश करेंगे, ये 58 स्टोरीज कहां पर है। अब ये 58 स्टोरीज कहाँ लिखा हुआ है? आप देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं 58 स्टोरीज नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा? आगे चलते हैं। पहले तो आप इस 58 स्टोरीज को देखेंगे। ये 58 स्टोरीज से पार्टी शुरू होगी। देखिए, यहां कहीं नजर आया 58 स्टोरीज? आया नजर? और आगे? आ गया, 58 स्टोरीज नजर आ गया। ये रहा आपके सामने। अब यहां से पार्टी शुरू होगी। अच्छा, अब देखना पार्टी होगी कैसे। कहते हैं तेहरानी यूज टेक्निक्स फ्रॉम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी टू फाइंड आउट इफ डैश एग्जिस्टेड अमंग 58 स्टोरीज। अब तुम इसको पढ़ो, और जवाब मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूं, जवाब लिखने की कोशिश करो। अच्छा, जवाब जब लिखोगे तो तुम खुद सोचोगे मैंने करना क्या है। बस वही मैंने सिखाना है आज के इस सेशन के अंदर। ये सवाल सिर्फ एकेडमिक रीडिंग में आता है, जर्नल वाले पानी पीकर आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं।
चले, नहीं मिला ना, ये देखो, कहते हैं वंस हिज एनालिसिस, एनालिसिस मींस Terani used his techniques analysis had established that they were indeed related. अब आपने जो वर्ड यहां पर पकड़ा, देखो 58 स्टोरी से ज्यादा आगे पीछे नहीं जाना है आपको, आपको वहीं पर रहकर उस जवाब को पकड़ना है। अब जैसे आपने कहा दे वर इंडीड रिलेटेड, अब फाइंड आउट इफ डैश एग्जिस्टेड अमंग 58 स्टोरीज अराउंड द वर्ल्ड। अब आपने यहीं पर रुका, अब आपने कहा सर ये रिलेटेड का वर्ड लिख दें हम, जी नहीं, आपको रिलेटेड का वर्ड नहीं लिखना, अब आपको रिलेटेड का सिनोनिम तलाश करना है। तो ऊपर जब आप रिलेटेड का सिनोनिम तलाश करने गए तो वो क्या मिला आपको, रिलेटेड। हॉरर नहीं हो सकता, पीपल नहीं हो सकता, वार्निंग नहीं हो सकता, तो जो रिलेटेड है वो बेसिकली क्या है, जो रिलेटेड है वो बेसिकली लिंक्स है। और आपको वो भी नहीं लिखना, आपको उसके साथ जो लेटर लिखा होता है वो सेलेक्ट करना होता है। आपने सेलेक्ट किया डी। पहले आपको उस वर्ड तक पहुंचना है जो इस ब्लैंक में आएगा, जैसे आपने कहा रिलेटेड, फिर आपको उस वर्ड का ऊपर से सिनोनिम तलाश करना पड़ता है। और ये दोनों मुश्किल बातें हैं, सिनोनिम तलाश करना भी एक मुश्किल बात है, कभी कभार बच्चों को सिनोनिम्स नहीं आ रहे होते। तो बजाहिर ये ब्लैंक्स आपको आसान लगती है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब पार्ट 3 के अंदर ये सवाल आता है तो देन पीपल फेस प्रॉब्लम, राइट। आगे चलिए, फिर वो कहता है 58 ही ऑल्सो वॉन्टेड टू नो विच एक्सपेक्ट्स ऑफ द स्टोरीज हैड फ्यूएस्ट, फ्यूएस्ट, जब उसने ये कहा फ्यूएस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, तो अब आप देखिए जब उसने ये फ्यूएस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया तो किसके साथ जाएंगे, फ्यूएस्ट, जाइए देखिए फ्यूएस्ट। he used the same method, देखो he also wanted to know the aspects of the stories had dash, as he believed aspects would be the most important one। तो कहता है to explore how they have developed and altered over time। अब आपने जब इस वर्ड को पकड़ा डेवलप एंड ऑल्टर्ड ओवर टाइम, अब ये जो ऑल्टर्ड का वर्ड आपने पकड़ा, हैड फ्यूएस्ट, अगर मैं ऑल्टर यहां पर एक वर्ड ऑल्टर का वर्ड ऐड करूं तो इसका मुझे सिनोनिम ऊपर से तलाश करना है। अब आप कहीं पर होते हैं ना ऑल्टरेशन, थोड़ी सी चेंजिंग्स, तब्दीलियां, ऑल्टर ओवर टाइम, तो अब आप बताइए आप किसके साथ जाएंगे। जब आपने ऑल्टरेशंस को समझा, चेंजिंग्स को समझा, आपने फौरन क्लिक कर दिया सर ऑल्टरेशन चेंजिंग्स इज इक्वल टू वेरी गुड वेरिएशंस। अब आप वेरिएशंस नहीं लिखेंगे, अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आप इसका लेटर लिखेंगे। As he believed these aspects would be the most important one, contrary to other beliefs, he found the some dash were included. Somewhat, some dash were included. अब आपने इसके पहले तो सिमिलर वर्ड्स को पकड़ना है कि ये सिमिलर वर्ड्स कहाँ मिलेंगे। तो अब आप आगे चलिए, contrary to other beliefs, he found the dash that were included in a story tend to change over time। तो अब आपने चेंज ओवर टाइम को देखना है कि ये वाली बातें कहां पर हुई हैं। As he believed that the aspects would be the most important one, contrary to other beliefs, he found that some dash that were included in a story to change over time, यानी के वक्त के साथ साथ चीजें बदल गई थी। अब आप पहले तो इसके हमें क्लोज पहुंचना है कि ऐसी बातें कहाँ हुई हैं, तो देन वी विल बी एबल टू आंसर। देखिए, पढ़िए यहां से, certain episodes are very stable because they are crucial to the story,
but there are lots of other details that can evolve का मतलब समझते हैं? Change quite freely. Evolve का मतलब change quite freely. तो अब जब आपने इस बात को इवॉल्व को पकड़ लिया, चेंज को पकड़ लिया, अब आप इसी के दरमियान में रहे और देखें वो कौन सी बात है. सम डैश दैट वर इंक्लूडेड इन सम डैश. तो सम के बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा प्लूरल में आता है. तो सम का जो एक जुड़वा भाई है वो लॉट्स है ऑफ अदर डिटेल्स. जब आपने डिटेल्स को पकड़ लिया तो अब डिटेल्स का ऊपर जाकर सिनोनिम पकड़ो. है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला सवाल है ना ये. जब भी मैंने इसके ऊपर अपनी तकरीबन 7-8 सवालात रिकॉर्ड किए एक साथ, जाकर लाजमी तौर पर उस रिकॉर्डिंग को आज देखना. ठीक है? जब भी मैं लाइव सेशन में इसको पढ़ा भी रहा हूं ताकि तुम लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाए दैट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस. सम डैश. अब आपने ऊपर से क्या पकड़ा? डिटेल्स इज इक्वल टू events. Details is equal to some events that were included in a story to change over time. ठीक है? चलिए आगे. अब पहले तो चीजों को मैच करना होता है. अब वो कहता है and the middle of a story seemed no important than other. He was also surprised. He was also surprised that part of the story which seemed to provide some sort of डैश वर अनइम्पॉर्टेंट. तो अब जब इसने ये लिखा अनइम्पॉर्टेंट, तो अनइम्पॉर्टेंट का जो वर्ड है वो किस चीज से मैच करता है, और इसके आगे पीछे कुछ वर्ड्स आपको देखने. ही वो सरप्राइज्ड. किस बात को लेकर वो सरप्राइज था? और यहां लिखा हुआ है मिडल ऑफ द स्टोरी, middle of the story, middle of the story, some important. Then he was also surprised that the part of the story, एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी. देखें मैंने कैसे पकड़ा? एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, एलिमेंट्स ऑफ द, और उसके बाद मैंने क्या पकड़ा? बिग सरप्राइज. देख रहे हो? अब देख रहे हो कितना ये स्कैटर्ड हुई हुई है ब्लैंक्स. ये एक पैराग्राफ में नहीं थी ब्लैंक्स. ये बहुत वक्त जाया करता है ये सवाल. ये सवाल पेपर में अगर आ जाता है, और आता है एकेडमिक वालों, ये आता है. अब तुमने देखो सरप्राइज पकड़ लिया. तुम सरप्राइज पार्ट ऑफ अ स्टोरी दैट सीम टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ डैश वर अनइम्पॉर्टेंट. तो अब अनइम्पॉर्टेंट क्या है? अनइम्पॉर्टेंट क्या है तुम्हें ये पकड़ना है. अनइम्पॉर्टेंट तुमने ये देखा अनइम्पॉर्टेंट. अनइम्पॉर्टेंट तो अनइम्पॉर्टेंट, trivial details, some sort of dash were unimportant, some sort of dash that were unimportant. Seemingly, such elements were just as flexible as seemingly trivial details. तो अब तुमने जब इस वर्ड को मैच किया तो बताओ इस वर्ड को ऊपर किससे मैच करोगे? ट्रिवियल. ट्रिवियल तो इसका सिनोनिम आता ही नहीं आप लोगों को. तो देन दैट गोज विद वार्निंग. Some sort of warnings were unimportant. The aspect that the most found in important survival was. अब यहां पर अब इसको भी आपको तो अब देखिए ये कितना स्कैटर्ड हुआ है कि जब एक बच्चा जवाब को ढूंढने बैठता है तो वो कहता है बाबा ये कहाँ है. अब स्टोरी सर्वाइवल. अब देखो कोई वर्ड पहले आपको पकड़ना होता है कि इसका कोई सिमिलर वर्ड आपको मिले. देखो सर्वाइव. याद रखो ये सर की टेक्निक. आज पूरा पेपर इसलिए एक साथ तुम्हारे सामने रखा है ताकि तुम याद रखो चीजों को. वैसे तो मैं टॉपिक बेस पढ़ाता हूं तो तुम लोग फिर प्रैक्टिस करते हो. अब देखो मैंने सर्वाइव को पकड़ा. जब मैंने सरवाइव को पकड़ा इसका मतलब है जवाब अब यहां पर तुम्हारा आगे पीछे कहीं घूम रहा होगा, वो तुम्हें लेकर आना है. देखो तलाश करो.
सेंटेंस शुरू से पढ़ो। द आंसर इट वुड अपियर इज fear. कहते हैं the aspect that the found most important in story's survival was, the answer it would appear is fear. जवाब आपको यहां से मिला, आपको ये बात। अब ये जो fear है इसका तुम्हें लेकर आना है सिनोनिम। और ऊपर एक सवाल भी किया था जब तुम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हो, what then is important enough to reproduce from generation to generation. So the aspect that found most important in the story's survival was fear. अब fear के वर्ड को ऊपर से हम मैच करते हैं तो fear is equal to horror. Fear is equal to horror. Got it? आ गई बात समझ? अब आप इस सवाल को मैं आज व्हाट्सएप करूंगा आपको, इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए, आप उसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस सवाल के अंदर आपकी वोकैबुलरी को भी चैलेंज। और अब आप ये देखो कि ये सवाल कितना स्कैटर्ड हुआ था। स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ। देखो 1 2 3 4 4 पैराग्राफ्स के अंदर ये बात थी। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट्स क्वाइट माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन। ठीक है बेटा? अच्छा भाई, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं एमसीक्यूज। अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करते हुए एक मसला और भी होता है कि इस सवाल को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम दूसरे और किसी क्वेश्चन को ना खातिर में नहीं ला सकते। हम इसी एक सवाल को टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा आपकी जो है वो दिमाग को पी रहा होता है। तो अब आप कह रहे हैं सर एमसीक्यूज करते हैं, तो एमसीक्यूज का देखो मैंने हमेशा एक तरीका सिखाया। वो क्या है? यहां पर लिखा हुआ है जैक। तो तुम्हें ये देखना है कि जैक भाई आगे है या नहीं है। आगे तुम्हारे पास और भी पैराग्राफ्स हैं जहां तुमने इस बात को खत्म किया है। तो देखो तुम्हें कहीं पर जैक नजर आ रहा है, जैक। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा एक एमसीक्यू ऊपर निकला है। अब तुमको जिस तरह से मैंने एमसीक्यू सॉल्व करना सिखाया, तुम इस स्टेटमेंट को पढ़ो और पूरे अपने पैराग्राफ को रीड करो। यू विल फाइंड योर आंसर। क्या लिखा हुआ है? व्हेन डिस्कसिंग तेहरानीज व्यू, जैक जिप्स सजेस्ट दैट। क्या सजेस्ट करता है? पढ़ो और बताओ क्या सजेस्ट करता है। Jack Sips at the University of Minnesota is unconvinced by the Rani views on fairy tales. Even if they are gruesome, they won't stick unless they matter. He says he believes the dash theme of women as victim in stories like Little Red Riding Hood explains why they continue to feel relevant. But Tirani points out that though this is often with the case of in the Western version, it is not always true elsewhere. In Chinese and Japanese version, often known as the tiger grandmother, the villain is a woman, and in both Iran and Nigeria, the victim is a boy. When discussing Terani views, Jack suggests that Terani ignores the stories which are too horrific. Terani overemphasizes features of the stories only survive if they have a deeper significance. आपने इन 4 बातों को देखा और इन 4 बातों को बताइए पढ़ने के बाद क्या कहता है वो। तेरानी इग्नोर्स द की चेंजेस इन द रोल ऑफ वुमेन। ऐसी हमने कोई बात नहीं पढ़ी। यहां पर हम एलिमिनेशन रूल अप्लाई करते हैं। स्टोरीज विच आर टू horrific are not always taken seriously. इस बात को जब हम एक बात पढ़ते हैं, मैं आपके सामने एक बात पढ़ता हूं, they won't stick unless they matter. Even if they are gruesome, they won't stick unless they matter. आप इस बात को पढ़ें और फिर अपनी बात। तेरानी ओवर एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वायलेंस इन स्टोरीज। नहीं, features of a story only survive if they have a deeper significance. They matter. Unless they matter means that they have a deeper significance. They won't stick. Features of a story only survive if they have a deeper significance. So your answer goes with D. उसके बाद हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, तो उसके अंदर अब देखो चाइनीज और जापानीज फेरी टेल्स की भी बात आ गई।
What does Terani refers to Chinese and Japanese fairy tales? हम आखिरी बात पढ़िए. कहता है in Chinese and Japanese version, often known as the tiger dash, the villain is woman, and in both dash the victim is a boy. जब आपने इस बात को पढ़ा तो पढ़ने के बाद आप क्या कहेंगे? सीधी सीधी बात है. मतलब वो कह रहा था कि भाई आपने एक ही आपने he believes the theme of woman as a victim in stories like dash, why they continue to feel relevant. मतलब हर जगह आपने सी को विक्टिम बनाया हुआ. तो वो कहता है भाई आप जाइए चाइनीज को पढ़ लीजिए, जापानीज को पढ़ लीजिए, हर जगह पर क्या है? विलेन इज अ वुमन. So to indicate the Jack-Zips theory is incorrect. पहली बात, to indicate Jack-Zips theory is incorrect. उसने क्या कहा तेरानी ने कि भाई जैक वो जो अपनी थ्योरी पेश कर रहा है that is absolutely incorrect. और उसके बाद आपका आखिरी बात, आज की आखिरी बात, ये नाम एक और आ गया है. तो देखिए ये नाम आपको अगले पैराग्राफ में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. What does believe about fairy tales? So Dash at university is not surprised by the Rani findings. Habits and morals change, but the things that scare us and the fact that we seek out entertainment that is designed to scare us, those are constant, he says. इसकी इस बात को आपने जब पढ़ लिया तो लिखा हुआ है those are constant, he says. और आगे एक और बात लिखता है, he believes that the scary stories teach us what it feels like to be afraid without having experience of real danger. वो कहते हैं जब इस तरह की हम सिचुएशंस देखते हैं, स्केरी स्टोरीज देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि उस इस वक्त हमें क्या महसूस होता है, जबकि हमने वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया रियल डेंजर, लेकिन हमारे अंदर वो फीलिंग्स आ जाती हैं. एंड सो बिल्ड अप रेजिस्टेंस टू नेगेटिव इमोशंस. तो हमारे अंदर वो एहसास पैदा होता है कि हम उसका सामना कर सकें, कि हम उसका सामना कर सके. टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस टू नेगेटिव इमोशंस. जैसे मैंने ये बात कही, आपने फौरन जवाब पकड़ लिया होगा. दे आर अ सेफ वे ऑफ लर्निंग टू डील विद फियर. आगे बात समझ. Thank you so very much for today's session. I'm signing off, and your teacher will join you in a while, Miss Nisha, for a speaking mock test. Assalamu alaikum.